संजय जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ। इस बार के बंगाल के चुनावों में स्पेसिफिकली पोलराइजेशन का कितना इम्पैक्ट, ध्रुवीकरण का इम्पैक्ट और अलग अलग पार्टीज के पर्सपेक्टिव से किसने कैसी कोशिश की, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, इस बार बंगाल का चुनाव जो है वो थोड़ा पहले के चुनाव के मुकाबले में अलग है। बंगाल में जिस तरह की तैयारी चुनाव को लेकर की गई है, जिस तरह से केंद्रीय बल को वहाँ डिप्लॉय किया गया है, जिस तरह से वहाँ पे लोगों को सेफ फील कराने की कोशिश की जा रही है, तो थोड़ा माहौल वहाँ का जो है चुनाव का वो आपको बदला हुआ दिखेगा। कारण क्या था अब तक के चुनावों में, क्योंकि चुनावी हिंसा काफ़ी होती थी पहले के चुनावों में, और लोग जो जितने लोगों के इंटरव्यूज़ हमने देखे, जो कि पब्लिक इंटरव्यूज़, नॉट आई एम सेइंग कि बड़े लोगों के, जो पब्लिक के बीच बीच में जाके लोग जो इंटरव्यूज़ करते थे, उनका बस एक ही कंसर्न होता था कि हमारी सेफ्टी का हमें डर है। जो भी टीएमसी के खिलाफ जाते थे या टीएमसी से जो तंग आ चुके थे, उनको हमेशा से सेफ्टी का ही फिक्र होता था। तो अगर ये सेफ्टी को इंश्योर करने का काम बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन वहाँ करती है, तो शायद इस बारी आपको रिजल्ट कुछ अलग ही दिखने को मिलेगा। और जहाँ पोलराइजेशन की बात आप कह रहे हैं, तो पोलराइजेशन का अगर हम कहें तो ममता बनर्जी की सरकार जो है आज तक कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने में के बाद ही वहाँ पे संभव था। अभी क्या है कि आप हुमायूं कबीर की बात करें या ओवैसी की बात करें, जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे एंट्री करी है, हालांकि हुमायूं कबीर का भी आधार कम हो गया है कुछ कारणों से, बट ओवैसी को जिस तरह से प्री पोल उसमें 5 से 6 सीटें जितने दिखाई दे रहे हैं, उससे जो वोटिंग परसेंटेज में फर्क पड़ेगा, अगर मुस्लिम वोट में अगर 4-5% का अगर वो इधर खींचने में सफल हो जाते हैं, तो वो 4-5% टीएमसी का ही वोट खींचने वाला है। मैं जरा एक मिनट तक थोड़ा दायरा रखूंगी, फिर सेकंड सेगमेंट में उसको हम थोड़ा सा ओपन करेंगे। नेहा बग्गा भी हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई है, टीना करमवीर भी हमारे साथ मौजूद है। नेहा जी, मेरा सीधा सवाल, क्या ये चुनाव कांग्रेस के लिए सर्वाइवल का टेस्ट लग रहा है आपको? क्योंकि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि भाई पश्चिम बंगाल में तो मुकाबला बीजेपी और साथ ही टीएमसी के बीच में है, कांग्रेस बीच में अपने आप को कहाँ पा रही है? देखिए, वो कहते हैं ना कि 3 में ना 13 में कांग्रेस की वही स्थिति है। पिछला हमको परिणाम याद है, और इस बार भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं पर है। ये नेहा जी, मेरा सवाल टीना जी से था। टीना जी से था मेरा सवाल। टीना जी, आप तक आवाज आ रही है मेरा सवाल आपने जी 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 बताइए। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के इस बार पर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु के सभी वोटर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, उनको बधाई देना चाहती हूँ, और बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से लगातार एसआईआर के माध्यम से 27 लाख वोटर्स को हटा दिया गया है, बताइए, हम चुनाव की बात कर रहे हैं, उनके साथ कितना भेदभाव, जो कि लीगल राइट है, उनके साथ जो किया गया है वो सारा देश देख रहा है। यही तो हरियाणा में किया गया था, यही महाराष्ट्र में किया गया था। कहीं वोटर्स हटा दिए जाते हैं, कहीं घटा दिए जाते हैं, लेकिन उन वोटर्स पे क्या बीत रही होगी। लेकिन आज फिर भी हम वेस्ट बंगाल के साथियों को, तमिलनाडु के साथियों को कहना चाहते हैं कि जो यंग वोटर्स है वो बाहर निकले, वोट करें, क्योंकि वोट का अधिकार बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, तो संस्कृति को मिटाने में लगी हुई है, और कांग्रेस पार्टी जो है, हम लोगों का एक नारा है मोहब्बत की दुकान, हम मोहब्बत फैलाना चाहते हैं। इस देश में नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और जिस तरीके से हम वेस्ट बंगाल में हम बार बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से वहां, चाहे वहां की सरकार हो या फिर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, टीएमसी हो, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ पोलराइजेशन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आप वहां देखिए कि किस तरीके से राजनीति की जाती है। तो वही हमारी शुभकामनाएं है उन सब वोटर्स के लिए। जी ठीक है जी। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार के साथ सवाल फिर आता है, कहां कहां कांग्रेस की सरकार है। नेहा बग्गा जी, आपके पास आ जाती हूं मैं। हाँ, कहां, क्योंकि जहां जहां के साथ कहां, और मोहब्बत की दुकान में टीना जी मैं देखिए आपकी टीना जी, मैं आपकी पोजीशन समझ सकती हूँ। बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप मोहब्बत की दुकान की बात करती हैं। कोई भरोसा नहीं टीना जी, कोई बात नहीं, टीना जी, यही सच्चाई है, आप लेके जाते रहिए। इससे फेयर सवाल तो नहीं हो सकता कि जहाँ जहाँ में कहाँ कहाँ आता है। अब इसमें आपको कुछ नजर आता है तो आप देखिए, मैं जानती हूँ ये बात आपको पिंच करेगी, मैं जानती हूँ ये बात टीना जी आपको पिंच करेगी, लेकिन जहाँ जहाँ के साथ कहाँ कहाँ तो बड़ा नॉर्मल उसके साथ एक कंटिन्यूएशन है ना, तो उसमें क्या दिक्कत है जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ है, उसमें क्या समस्या है? नेहा बग्गा जी, ओके, टीना जी, ओके,
नेहा बग्गा जी, आपके पास आ जाती हूँ मैं जल्दी से। आप लोग इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बदलाव की बात ऑन ग्राउंड कितनी रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई बीजेपी को दिख रही है? क्योंकि बंगाल में टीएमसी के पास एज तो है, बीजेपी अपनी पोजीशन को कितना स्ट्रांग कर पाई है? देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व है। सर्वप्रथम तो मैं वेस्ट बंगाल में रहने वाले प्रत्येक नागरिक से आग्रह करूंगी कि अगर मतदान नहीं किया है तो मतदान करके आ जाए सबसे पहले, क्योंकि आज स्वर्णिम और चौतरफा बंगाल के विकास के लिए अवसर प्राप्त करने वाला दिन है। आज गुंडा राज से मुक्ति का दिन है, आज सिंडिकेट राज से मुक्ति का दिन है, आज तुष्टिकरण राज से मुक्ति का दिन है। और जिस तरीके से वेस्ट बंगाल का बुरा हाल करने का काम ममता दीदी ने किया है, वो बंगाल वासी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कार्य किया है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कार्यों को लेकर जन जन तक पहुंचती है, आज उस पर मोहर लगने जा रही है। कांग्रेस पे मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं पूर्व में भी आपसे कह रही थी कि वो ना 3 में है ना 13 में है। वहां पे केवल 2 दलों के बीच में डायरेक्ट फाइट है और वो भारतीय जनता पार्टी टीएमसी है। वो निश्चित तौर पर स्पष्ट तरीके से वहां दिख रहा है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता एसआईआर पर खूब चीख कर बोल रही थी। भाई, ये देश की प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि कांग्रेस राज में भी एसआईआर होता रहा है। अगर कोई मृत हो गया तो वो बाहर निकलेगा, अगर कोई शिफ्ट हो गया तो वो बाहर निकलेगा, अगर कोई घुसपैठिया है तो वो बाहर निकलेगा। और सुबह सुबह झूठ मत बोलिए, सुबह सुबह झूठ मत बोलिए। पर भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलने में ना दिन देखती है ना रात देखती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो झूठ बोलने के लिए पैदा हुए, पैदा हुए, तो इसलिए कह रही हूँ सुबह सुबह झूठ मत बोलिए। इस एनलाइटमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि झूठ बोलने का भी एक समय तय होता है। सुबह नहीं बोलना चाहिए, दिन में बोल सकते हैं, शाम को बोल सकते हैं, रात को बोल सकते हैं, सुबह सुबह इससे बचना चाहिए।